बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हो गए हैं, जहां उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज साहब ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इस समय दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, दो आज की अहम डेवलपमेंट्स, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हो चुके हैं। कितना कामयाब रहा ये दौरा, और आज हमजा शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आला आज हल्फ उठा लिया है। क्या आइनी और सियासी बहरान ख़त्म होने जा रहे हैं या नए बहरान जन्म लेंगे? नए बहरान जन्म ले रहे हैं, और बदकिस्मती के साथ अदम इस्तेकाम, सियासी, माशी, आइनी अदम इस्तेकाम आने वाले दिनों में बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो पोलराइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये पोलराइजेशन से हॉस्टिलिटी की तरफ मामला तल्ख होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पे जो सऊदी अरब में वाक़यात पेश आए और उसके बाद फिर वहाँ से पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की खबर आई, कुछ डिपोर्ट हो रहे हैं लोग वहाँ से। अच्छा, अब इसमें जो ताज़ा तरीन बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है मई के तीसरे हफ्ते में या आखिरी हफ्ते में, मई के आखिरी हफ्ते में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और उसकी तारीख के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी, तो उन्होंने कहा कि वो जो तारीख है, मैं वो तारीख बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं उसका ऐलान करूँगा। अच्छा, ये यानी आप समझें कि ये कुछ 23 मई से हम लगाते हैं कि 23 मई से आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, तो 23 मई से 24 मई से लेके और 31 तारीख तक ये हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आखिरी हफ्ता है। और फिर उसके बाद ये हफ्ता जब ख़त्म होता है तो उसके साथ ही जून शुरू होता है, यानी बजट जी। तो यानी बजट से पहले इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब आज भी पब्लिक में निकले। आज वो गए यहाँ पे इस्लामाबाद के एक इलाके में, बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए, उनके साथ गपशप लगाई, फिर वापस गए। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सवाल तो ये है। इसकी लॉन्ग मार्च, और इससे पहले बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आप ये देखें ना कि 1 महीने से भी कम मुद्दत है भी लॉन्ग मार्च में। यानी आप समझें कि आज से कोई लगभग कोई 3 हफ्तों के बाद ये लॉन्ग मार्च मुतवक्को है। और इस दौरान जो है वो काफ़ी मिस जजमेंट्स और मिस कैलकुलेशंस हुई हैं, जिनमें से एक मिस जजमेंट और मिस कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि वो बैठ जाएं और उनको हटा दिया जाएगा और वो जाके बैठ जाएंगे, जिसके बारे में मेरा पहले दिन से मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। ठीक है, उन्हें जहां तक जाना पड़ा वो जाएंगे और वो लड़ेंगे। अब यही हुआ कि जी वो तो बिल्कुल उनके वो जाएंगे और जाके घर बैठ जाएंगे अपने, और अल्लाह खैर सला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग निकले पहले दिन, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, पहले दिन उनका अंदाज़ा नहीं था, वो खुद भी कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर दुनिया भर से लोग निकले और पाकिस्तान में भी लोग निकले और बड़ी तादाद में निकले। और ये ऐसा कम हुआ है कि आप घर में बैठे बैठे कॉल दे दें और लोग पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में निकले हैं सड़कों पे। तादाद उनकी जितनी भी थी वो उस पर अब हम क्या बहस करें, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। फिर उसके बाद उन्होंने तेज़ी के साथ 3 जलसे कर दिए, और वो ईद के दिनों में भी या आने वाले चंद दिनों में भी बैठने वाले नहीं हैं। घर बैठ के वो ईद गालिबन मनाने। अब कल देखें, कल उन्होंने कॉल दे दी कि जी चांद रात पे, कल या परसों जब भी चांद रात होती है, तो उन्होंने कहा कि नौजवान निकलें और पाकिस्तान के झंडे उठा के निकलें और लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करें, क्योंकि उसकी वजह यह कि 3 हफ्ते, 2 या 3 हफ्ते दरमियान में। अच्छा, अब इन 3 हफ्तों में और क्या होने जा रहा है? पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकातें हुई, और उनकी मुलाकात वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान MBS, और इसी दौरान और उनके वक्त के साथ जो बाकी अरकान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, शाहज़ैन बुगटी, बाकी ख्वाजा आसिफ साहब बाकी थे। इसी दौरान वहाँ पे
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन भी थे, वो अपनी मुख्तसर काबीना के साथ थे, लेकिन उनकी मुलाकात शाह सुलेमान से हुई। तुर्की के सदर की मुलाकात शाह सुलेमान से हुई, हमारे जो अकाबरीन हैं उनकी मुलाकात वली अहद से हुई। और तुर्की के सदर का ये जो दौरा वहाँ पे हुआ, जिसमें शाह सुलेमान के साथ उनकी मुलाकात की, हम वीडियोज़ भी चला रहे हैं, और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से रही कि शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं वो अच्छा, उनकी शाह सुलेमान से भी हुई और वली अहद से भी हुई, रजब तैयब एर्दोगन की, और उनकी मुख्तसर सा वफ्द, और ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत बड़ा एक आप समझें कि एक वाक़या मैं इसको करार दे रहा हूँ कि शाह सुलेमान के साथ फिर हमारे जो अकाबरीन थे उनकी, वो चूँकि वली अहद की दावत पे गए थे, तो उनके दौरे की नौयत डिफरेंट थी, उनके दौरे की डिफरेंट थी। वो दौरा काफ़ी महीनों से प्लान हो रहा था, तैयब एर्दोगन का दौरा, और उसकी वजह ये कि सऊदी अरेबिया, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अख़वान मुस्लिमून के हवाले से तनाज़ात चल रहे थे, फिर अरब स्प्रिंग जब शुरू हुई, फिर वहाँ पे तुर्की जो है कतर के साथ आ गया, फिर कतर, मतलब बहुत से उलझे हुए मामला थे जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी था। मोहम्मद मुर्सी को सपोर्ट किया रजब तैयब एर्दोगन ने, नेशनैलिटी दी, उसके नतीजे में अच्छा, फिर ये जहन में रखें कि जब आप अख़वान मुस्लिमून को सपोर्ट करते हैं तो ख़ुद ब खुद आप सपोर्ट करते हैं हमास की, क्योंकि हमास अख़वान मुस्लिमून की वो शाख है जो कि फ़लस्तीन में, और आज वहाँ पे कशीदगी जो कई दिनों से जारी थी, वो कशीदगी आज एक नए रुख पे चली गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज वहाँ पे पहली शहादत हुई फ़लस्तीनी की, और एक वहाँ पे इसराइल का जो गार्ड है वो भी मारा गया। तो वहाँ पे खून खराब अब शुरू हो चुका है फ़लस्तीन के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में, तो वो कशीदगी वहाँ पे बढ़ रही है। अब इस पूरे दौरे के दौरान तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान की जो क़यादत थी उनके दरमियान मुलाकात नहीं हुई। एक दरमियान में इतला ये आई कि एक टेलीग्राम आया है कि जी वो मिलना चाह रहे हैं और मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की रजब तैयब एर्दोगन के साथ इनकी भी और नवाज शरीफ साहब के वैसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वैसे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये ठीक है, ये मुनासिब है कि वो बाद में तुर्की का दौरा करें और तुर्की में वहाँ जाके मुलाकात कर लें या उनको दावत दें, वो यहाँ जाएँ। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अदम इस्तेकाम मौजूद है, इसलिए तमाम हमारे जो बरादर ममालिक हैं और जो सुपर पावर्स हैं, वो इस वक्त थोड़ा सा पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन को देख रहे हैं। इस्लामाबाद में जो मौजूद सफारतकार हैं वो भी देख रहे हैं, और बाहर जो दुनिया है वो भी देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में इस्तेकाम आ रहा है। पाकिस्तान में इस्तेकाम आता अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। दो तीन बातें उसमें दो तीन बातें अहम ये कि अच्छा, अब मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं तो वहाँ पे जरदारी साहब मौजूद हैं यूएई में, क्योंकि उनका नाम जो है वो ईसीएल से निकला है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे ज़ाहिर है साथ होंगे बतौर वज़ीर ख़ारजा। तो वहाँ पर एक रोज़ा दौरा ही है, यानी एक रोज़ा दौरे का मतलब है कि रात को जाएंगे तो सुबह आ जाएंगे वापस, यानी आज रात को ही मीटिंग्स हैं और उन मीटिंग्स के बाद वो कल ही वापसी हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की। और उसके बाद हमें ये इल्म होगा, अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ के जब बताते हैं तो हमें पता चलेगा कि माशी एतबार से पाकिस्तान को क्या मदद हासिल हुई बरादर इस्लामी ममालिक की तरफ से। ज़ाहिर है कि तेल को की डेफिड पेमेंट कोई मेरा नहीं ख्याल का मसला होगा, या ये कि वो पैसे और रखवा देंगे अकाउंट्स में, वो भी इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा मसला होगा। कुछ ना कुछ अरब ममालिक ज़रूर मदद करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पाकिस्तान में चूंकि नहीं है, इसलिए वो कमिटमेंट्स करने से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करने से पाकिस्तान के और चंद ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जब मैं कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि ये इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट है। फौजें फौज से बात करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करती हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान हो, चाहे चाइना पाकिस्तान हो, चाहे वो इवन इंडिया पाकिस्तान हो, तो इस्टेब्लिशमेंट्स बात करती हैं। चाइना पाकिस्तान हो, टर्की पाकिस्तान हो, कतर पाकिस्तान हो, एक तो है ना कि कारोबारी शख्सियात की, इसी तरह अमेरिका, इसी तरह यूरोप के तो कई मुल्क ऐसे हैं कि जो मैंने कल भी जैसे बात की थी कि अगर मैं कहूँगा युगंडा, तो मुझे युगंडा में कोई स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के कोई, लेकिन बाद मुल्कों के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इस्टेब्लिशमेंट्स बात करती हैं, उनके साथ फौजी मशकें होती हैं, उनके साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है, कुछ खुल के चल रही होती है, कुछ खुल के नहीं चल रही होती है। इंडिया के साथ हमारी ट्रैक टू चल रही है, मैंने इस वक्त भी कहा, लेकिन वो कुछ सामने आती हैं चीज़ें, कुछ सामने नहीं आती।
तो ये हमारे सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं हमारे। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शख्सियात को भी अहमियत देता है, लेकिन शख्सियात से ज़्यादा वो अहमियत देता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या बात हो रही है। तुर्की शख्सियात को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन वो ये देखता है कि इस्टेब्लिशमेंट्स क्या। इंडिया शख्सियात को इंपॉर्टेंस ज़रूर देता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट्स अल्टीमेटली फैसला करती हैं। इसी तरह और बहुत सारे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट बात होती है। जब 12 अक्टूबर को जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उलट दिया नवाज शरीफ साहब का, तो मुशर्रफ साहब कराची लैंड हुए थे। मुशर्रफ साहब कराची लैंड हुए थे और कराची लैंड होने के बाद हम सब जानते हैं कराची में जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब थे उस वक्त, और वो फिर सुबह जो है वो यहाँ पे GHQ पिंडी पहुँचे थे। तो GHQ पिंडी पहुँचने के बाद सबसे पहली शख्सियत जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी, बाकी तो पाकिस्तानी शख्सियत तो थी ज़ाहिर है, लेकिन जो गैर मुल्की शख्सियत, जो पहली शख्सियत मिली थी जनरल मुशर्रफ से आर्मी टेक ओवर के बाद या 12 अक्टूबर के बाद, वो अमेरिकन एम्बेसडर टू इस्लामाबाद थे। अच्छा। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बिल क्लिंटन उस ज़माने में इंडिया गए और पाकिस्तान जब आए तो पाकिस्तान जाके आके उन्होंने बड़ी एक नापसंदीदगी का इजहार किया और एक खिताब किया उन्होंने टीवी पे आके कि मैं चाहता हूँ ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमाकना हो जाए। मुझे पता ही नहीं था अब क्या हो गया, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, फलाना ढिमाकना आ गया। उसके कुछ अरसे के बाद इत्तेफाक से जब 9/11 हो गया, तो 9/11 के बाद एक जगह पे मेरी मुलाकात हुई जनरल एंथनी ज़िनी से। जनरल एंथनी ज़िनी जो हैं वो सेंटकॉम को हेड करते थे। तो जनरल एंथनी ज़िनी जो हैं उन्होंने कहा कि वो मुशर्रफ साहब उनके बड़ी थे और वो मुशर्रफ साहब के बड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे हमें इल्म था, पेंटागन को इल्म था कि पाकिस्तान में टेक ओवर होने जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट को गालिबन इल्म नहीं था। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम स्टेट डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं और कुछ बातें हम शेयर नहीं करते। तो बाद में जब टेक ओवर हो गया तो मतलब वी वर ऑन द सेम पेज, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हम पेंटागन। तो बहरहाल अच्छा, अब इसमें तो वो पब्लिकली तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन खामोशी के साथ अमेरिका ने जो है वो एक आंख मार दी थी कि ठीक है आप करना है जो करें। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत-हाल ये है कि देखना ये है कि ये जो हुकूमत है, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मसाइल क्या हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा मसला जो है, मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3 इमरान खान और इमरान खान, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। इमरान खान खामोश होकर बैठेंगे तो मईशत ठीक होगी, इमरान खान खामोश होकर बैठेंगे तो कोई सियासी इस्तेकाम आएगा। अभी तक तमाम वज़रा जो हैं उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पे मरकूज़ है और वो अपना काम वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। जो मैंने बात पहले की थी कि हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर पा रही, इमरान खान ने उनको उलझा के रख दिया। और ख़ास तौर पे अब जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, ये लॉन्ग मार्च का ऐलान ना होता, लॉन्ग मार्च का ऐलान 2 वजूहात की बुनियाद पर करना पड़ा। एक तो ये कि जो पंजाब में आज हुआ, पंजाब में आज अजब तमाशा हुआ। सारा दिन तमाम रोज़ जो है एक वहाँ पे मेले मवेशियाँ एक ज़माने में लगता था, हॉर्स एंड कैटल शो, वो उस तरह का ज़ियाउल हक साहब के दौर में, तो उस तरह के कुछ मनाजिर नजर आए कि एक वक्त में जो है वो कई पावर सेंटर्स हैं और 2 वज़राए आला हैं और एक असल में शायद 2 वज़राए आला अभी भी हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है, क्योंकि जो गवर्नर हैं उनको तब्दील करने की समरी दोबारा या शायद पहली दफ़ा भेजी है अभी शहबाज शरीफ साहब ने, सदर ने उन पर एतराज़ लगा के वापस कर दिए। अब शायद 10 दिन होते हैं, 10 दिन नहीं तो 15 दिन होते हैं, उसके बाद वो खुद बहुत गवर्नर चेंज हो जाते हैं। तो गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की कोशिश हो रही है, ज़ाहिर है कि हक है ये शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन जो वाक़यात कल रात से हुए, कल रात तो ये ऐलान हो गया कि सुबह 11 बजे जो है वो हमारे शो के दौरान ही खबर आई थी कि कल 11 बजे सुबह जो 11:30 बजे 11 बजे हलफ उठाएंगे शहबाज शरीफ साहब। रात को दौड़ लगाई हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, तो रात को दौड़ लगाई पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ उन्होंने लगाई और साथ साथ कहते गए कि जी अदालत की तरफ से कहा गया जी सुबह के हम तो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो लेकिन वो गए तो वहाँ पे दरवाजे बंद थे अदालत के, तो उन्होंने फिर वहाँ पे नारा मस्ताना बुलंद किया कि ये हमारे लिए तो दरवाजे बंद हैं और ये तो आज ही तो सुबह हाई कोर्ट ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अदालतें तो 24 घंटे चलती हैं, तो ये दरवाजे क्यों बंद हैं। वो दरवाजे बहरहाल बंद रहे। उसके बाद सुबह जो है अजब तमाशा हुआ। सुबह ये हुआ कि वो काबीना का इजलास कॉल हो गया गालिबन
उस्मान बुज़दार साहब ने काबीना का इजलास बुला लिया, जी। काबीना का इजलास कॉल कर लिया, उनके इस्तीफे मुस्तरद हो गए सारे, शायद उमर चीमा साहब की तरफ से। अजीब तमाशा हुआ। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी शायद छोड़ के चली गई उस्मान बुज़दार साहब को। फिर जब तक सूरज ये उस्मान, जब पूरा ये कहानी जो ख़त्म होगी ना, आखिरी इस पूरे नावल के शुरू में भी उस्मान बुज़दार है, आखिर में भी उस्मान बुज़दार, मतलब उस्मान बुज़दार साहब के गिर्द ये जैसे होता है ना कि वो एक चांद होता है, उसके गिर्द, मैं क्यों कहता हूँ ये जब तक सूरज चांद, उसकी वजह ये कि दरमियान में सूरज है, कहकशाओं में नहीं होते, उनके गिर्द सब सयारे घूम रहे हैं, और वो जो दरमियान में सूरज है उसका नाम है उस्मान बुज़दार। बाकी सारे छोटे छोटे सियारे, क्या अलीम खान तो क्या जहांगीर तरीन तो क्या इमरान खान भी एक सियारे हैं, उनके गिर्द घूम रहे हैं सारे। असल में उस्मान बुज़दार ने ऐसा चक्कर दिया हुआ है पूरी मतलब आलमी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और ये तो आपको पता है ना, अभी आज रशिया और अमेरिका का वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हवाले से तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जी वो रशिया कह रहा है कि हम वहां पर भी जाएंगे तो उस्मान बुज़दार नजर आएंगे आपको। वो रशिया कह रहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने आप को अलग कर रहे हैं और हम जो है वो अपना तो उस्मान बुज़दार साहब ने सुबह काबीना बुला ली जी। अच्छा, कौन सी काबीना, कहां से काबीना बुलाई? तो उसी दौरान जो इमरान खान साहब के जो वकला थे वो पहुंचे इंट्रा कोर्ट अपील करने कि कल रात को जो फैसला हुआ है उसको चैलेंज कर दें। चैलेंज करने के लिए पहुंचे तो इस दौरान पता चला कि 11:40 पे उनकी जो पहले तो इतराज लगा के वापस हो गया, कोई इतराज था उस रजिस्ट्रार ऑफिस को, वो वापस हो गया। 11:40 पे एप्लीकेशन उसकी समाज शुरू हुई, लेकिन उससे पहले 11:30 बजे वहां हलफ उठा रहे थे हमजा शहबाज साहब। तो अब अदालत ने कहा कि हम शायद एक लार्जर बेंच बनाएंगे, लार्जर बेंच जो है वो फैसला करेगा, वो फैसला क्या करेगा। लेकिन ये फड्डा अदालतों में भी चल रहा है, अदालतें दोबारा इसमें आएंगी क्योंकि लार्जर बेंच बन गया। साहब हमजा शहबाज साहब ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के लिए उनको गए मोहतरम हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब खास तौर पे, और वहां जब गए तो उन्होंने दाता साहब पे भी हाजिरी दी, और वहां पे वो तो सारा होता है ना, फिर मतलब कब्जा हो गया एक तरह से। मतलब मुझे नहीं पता गवर्नर कहाँ है इस वक्त, क्योंकि गवर्नर हाउस पे फिर कब्जा हो गया। मतलब सारे लोग आ गए मुस्लिम नून के, वहां हलफ उठाया गया, मरियम नवाज पहुंच गई, उमर चीमा किधर गए ये नहीं पता, वो वहीं कहीं होंगे ना किसी जगह पे, मगर वो उमर चीमा साहब कहीं कह रहे हैं कि मेरे अंदर कब्जा ग्रुप आ गया है, मेरे गवर्नर हाउस पे कब्जा हो गया है, ये कौन लोग हैं, मैंने तो बुलाया नहीं है। इंतजामिया ऑटोमेटिकली वहां पे कुर्सियां लग रही हैं, मेजें लग रही हैं, वहां पे जनाब हलफ उठाने के इंतजाम हो रहे हैं। गवर्नर चीफ नहीं, आप सुने, बुज़दार साहब तो पता नहीं किधर, उनकी सिक्योरिटी भाग गई, उनकी सिक्योरिटी जाके हमजा शहबाज साहब के साथ लग गई। लेकिन असल जुल्म किसके साथ हुआ है? वो गवर्नर हाउस में हलफ उठाया कि गवर्नर कह रहे हैं कौन लोग हो, की लोग हो, तुसी कौन हो, किधरों आए हो। वो सारे घुस गए और गवर्नर कहीं साइड पे हो गए। और उसके बाद जो है वो जब ये खत्म हो गया सारा सिलसिला, तो गवर्नर ने फिर आईनी वायरीन को बुलाया कि भाई ये क्या रौला पड़ा है। तो उसके बाद परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि हलफ हुआ ही नहीं, हलफ बर्दारी गलत है, और मैं तो मानता ही नहीं कि कौन सा हलफ, कैसा हलफ, और वो स्पीकर हैं। अब मसला ये है कि ये एक जंजालपुरा, एक ड्रामा आता था जंजालपुरा, तो ये जंजालपुरा है पंजाब में भी और मरकज में भी। अब जनाब वो इंटर कोर्ट अपील, अच्छा इमरान खान साहब को एक तो इस वाक़े ने कि एक मिनट, अदालत ने क्या किया, अदालत ने स्पीकर को कैसे कह दिया, किस आइन और किस कानून के तहत स्पीकर को कह दिया, और वैसे भी मतलब स्पीकर कैसे किसी, फर्ज करें ना सिंध की हुकूमत हो, फर्ज करें ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सिंध में और स्पीकर हो पंजाब से, तो क्या पंजाब का, और बदकिस्मती से मुझे बात कहनी पड़ रही है लेकिन ये हमारे मुल्क में सूबाइयत एग्जिस्ट करती है। अब मुझे बताएं पंजाब का स्पीकर जाके वहाँ सिंध असेंबली के अंदर उठा रहा हो, तो मुझे बताएं वहाँ पे कौन सा सिंध कार्ड और कौन से नारे और क्या शुरू हो जाए फौरन। लेकिन ये चूंकि पंजाब का ही मामला था तो ये हो गया और पीपल्स पार्टी भी खुश और सारे खुश। लेकिन आप देखेंगे ये 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी और सारी बातें वो हवा हो गई, स्पीकर जो है उन्होंने जाके हलफ उठा लिया। अच्छा अब इसके ऊपर एक, अच्छा तो फिर उसके बाद क्या कानूनी तौर पे डॉक्टर साहब इसको चैलेंज कर सकते हैं? जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, वो तो है, ठीक है ना, तो बस कुछ भी हर काम हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप एक टमाटर को चोरी कर ले, एक रोटी को चोरी कर ले गरीब आदमी, तो आप उसको जेल में डाल दें, उसके हाथ काट दें, ठीक है, या उसको सड़क संसार कर दें, और अरबों खरबों को रुपया खा जाए तो आप उसको उठा के सर पे बिठा के कहेंगे भाई क्या बंदा है यार, ये तो हमारा हुक्मरान होना चाहिए, तो ये छोड़ दें पाकिस्तान के अंदर। मैंने कहा ना ये छोड़ दें सारी, और ये बातें अब ये बातें जो है ना, ये जो हमारी जनरेशन जी आ रही है ना, जनरेशन जी जो कि यंगस्टर्स हैं, ये पता नहीं किस तरह देख रहे हैं। हमने तो जो देखा अपनी जिंदगी में देख लिया, लेकिन इस बार शायद हमें उम्मीद थी कि शायद
ये जो कुछ हो रहा है शायद ऐसे ना हो। लेकिन ये कि जो जनरेशन जी आ रही है ना पीछे, यंगस्टर्स, उनके सामने तो बिल्कुल खुल के, मुझे नहीं पता वो आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह मुल्क के शख्सियात को कैसे देख रहे होंगे, अदारों को कैसे देख रहे होंगे, सबको ये क्या हुआ, क्या है, ये क्या हो, क्या तमाशा हो रहा है इस मुल्क में। तो बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि एक तो ये वजह हुई कि जिसकी वजह से वो सारा मामला ख़राब हो गया इमरान खान साहब को। दूसरा जो मामला है गालिबन वो ये हुआ कि इलेक्शन कमीशनी अदारे शुमारियात या किसी और ने कहा कि जी वो हदबंदियाँ और ये जो हैं इसमें 1.5 साल लगेगा, फिर ये ऐसे होगा वैसे होगा सारा। तो वो जो बात थी कि इस साल के आखिर तक इमरान खान साहब का इलेक्शन हो जाए, इस साल के आखिर तक या अगले साल, उन्होंने कहा जी 1.5 साल तक शायद कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा ये फिर साइड पे रखो और आ जाओ इस तरह, और दरमियान में कोई मुझसे बात ना करे। उनके साथियों ने भी उनको कहा, मशवरा दिया कुछ लोगों ने कि आप ऐसा करें कि ये जरा मफाहमत की तरफ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब जो है, जहांगीर तरीन साहब हमें जहांगीर तरीन साहब, देखिए ना, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके साथ तो उस वक्त भी बात हो चुकी। जहांगीर तरीन साहब वापस आए और वापस आने के बाद जाहिर है कि वो दुखी हैं। दुखी सेंस में है कि एक उनकी अच्छी पुरानी दोस्ती इमरान खान साहब के साथ वो आजम खान नामी शख्स ने ख़राब की, और इमरान खान साहब उनकी बातों में है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो आजम खान की भेंट चढ़े, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि जो इमरान खान से मिलने जाता था वो आजम खान साहब की के सामने से गुजरता हो जाता था, और आजम खान पता नहीं पाकिस्तान में बाहर चले गए क्या बना खुदा जाने, लेकिन वो जो तमाशा जो काम होना था आजम खान के हाथों वो काम हो गया। और उसके बाद शुगर कमीशन बन गया, तो फलां हो गया, तो इंक्वायरी हो गई, दोस्तों में लड़ाई करवा दी आपस में। इसको यानी वुज़रा को निकालने का फैसला इमरान खान करते थे, किसको काबीना में लाना है, किसको काबीना में नहीं लाना। तो अब वो ये है कि जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब का दिल तो दुखी है इस बात पे कि क्या उनके साथ हुआ इस पूरे दौर में। और मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हमजा शहबाज उनसे मिल रहे हैं या वो उनसे मिल रहे हैं, तो वो मतलब एक दिल में तो बात होती है ना कि यार ये देखो मैं पीटीआई में था, ये नून में थे, और मेरे साथ पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई के अंदर ही ग्रुपिंग हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब उनके खिलाफ थे, बाकी लॉबी पूरी उनके खिलाफ थी। असद उमर साहब को उन्होंने हटाया, फिर उन्होंने उनको हटाया, भी एक लंबी कहानी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन तो जहांगीर तरीन साहब भी उधर हैं, फिर अलीम खान साहब भी उधर हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक और कोई छीना ग्रुप है, खुदा जाने कौन सा, एक और ग्रुप भी है कोई, उसका नाम मेरे मुंह से गलत हमेशा निकलता है, लेकिन ऐसे ही है कोई ग्रुप, तो वो भी ग्रुप है। तो छीना ग्रुप चलें, अच्छा जी, तो छीना ग्रुप जो है वो भी है कोई। तो वो अभी कोई 45 वजारतें बन रही हैं पंजाब में, 45, 40 से 45 कल देखना है। अब हमजा शहबाज साहब जो है वो 40 से 45 अभी तक ये नंबर आ रहा है। कल देखते हैं कि कितने वज़रा हलफ उठाते हैं सूबे में। मरकज को छोड़ दें, सूबे में ये पहली किस्त में ये हलफ उठाएंगे, फिर उसके बाद इसमें कोई मुनर्रफ अरकान भी आएंगे, फिर वो 6 तारीख को समाज शुरू हो रही है जो मुनर्रफ अरकान वाली है, जिसमें कई जबरदस्त वैसे हो जाएंगे। यहां पर इमरान खान साहब की जमात के कुछ लोग, कुछ शख्सियात जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है दरमियान में, उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। बड़ा पैसा बनाया है, ओहो ये इमरान खान साहब को पता नहीं इल्म है नहीं इल्म क्या वो, लेकिन ये कि इनके कुछ लोगों ने, जो हमेशा मैं बात करता रहूं कि यहाँ से इनके ग्रुप के अंदर एक से एक इमरान खान साहब के कुछ तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग का तो आप डॉक्टर साहब जब भी नई हुकूमत आए तो ये तासुर दिया जाता है कि सियासी इंतकाम, अब देखना नहीं, नैब खत्म होने का मुसव्वदा भी तो मूव हो गया ना आज कि नैब को खत्म कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है नैब को खत्म कर दिया जाए, तो इतलात है मुस्लिम नून कह रही है नहीं अभी थोड़ा सा नैब को जरा रखा जाए, और नैब को खत्म करना भी तो एक फैसला था ना दोनों सारी पार्टियों का। तो नैब को भी नैब के कुछ एक ख्याल ये कि एफआईए को इख्तियार दे दिए जाएं, एफबीआर को दे दिए जाएं, एक ही है कि नैब को रखा जाए भी और नैब के थ्रू। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इसमें कुछ शख्सियात तो ऐसी हैं जिन्होंने बहुत मेगा करप्शन की है, और सियासी इंतकाम तो हुकूमत को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो लेते हैं तो फिर उसके बाद अब सियासी और गैर सियासी जो है ना ये सारी बातें गड़बड़ हो गई हैं सारी, क्योंकि लोगों ने पब्लिक ने कहना है अच्छा ये तो इस तरह से हुआ है, ये इस तरह से हुआ है, ये इस तरह से हुआ है, तो चलें जी। अब देखिए फराह खान का जो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी की जो सहेली, तो उनका एक स्कैंडल चल रहा है, वो रिंग रोड और फलाना। अब वो अच्छा है गलत है ठीक है जो भी है, लेकिन अब इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं बहुत सारे कि जिन इवेंट्स के अंदर वो एक इतना बड़ा इशू के वो सही था या गलत था वो साइड पे चला गया, और बाकी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब यानी अब फौरी तौर पे ये चीज हो गई कि इमरान खान साहब ने कल कॉल दे दी कि जी नौजवान निकलें चांद रात पे, फिर उसके साथ ही वापस आते ही जो
एक तो ये मसला है ना सियासी, इमरान खान और इमरान खान, लेकिन दूसरा मसला आपका माशी है कि वापस आते ही मिफ्ताह इस्माइल साहब को ये बताना है कि भाई ये एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि लोड शेडिंग नहीं होगी। ये कहां ऐलान हुआ है कि लोड शेडिंग नहीं होगी? लोड शेडिंग तो हो रही है, और लोड शेडिंग की वजह है, ये नहीं कि जान के कोई कर रहा है, लोड शेडिंग की वजह है, वजूहात हैं कि उनको पेमेंट्स नहीं हुई, आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास इश्यूज हैं बहुत सारे, लेकिन उन इश्यूज को हम एक तरफ करके एकदम के लोड शेडिंग नहीं होगी, कल से चीजें सस्ती होंगी और चीजें आसमान को पहुंच गई। अब जो हालात हैं आने वाले चंद हफ्ते जो हैं, इसमें इमरान खान साहब ने करना यह है कि एक तो वो आईएमएफ की शराइत पूरी हो रही होंगी कि आईएमएफ की सब्सिडी हटाना, वो लिखने आ रहे हैं 15 मई को, वो सामने बजट बनाएंगे बैठ के, अभी कोई पैसा वैसा ये ठिंगा, अभी वो आएंगे और लिखवाएंगे आपसे बजट डिक्टेट या डायरेक्शंस या जो भी प्रायर कंडीशन वगैरह, फलाना ये सब्सिडी खत्म करो, तेल इतना बढ़ाओ, ये नहीं बढ़ाओ, वो उधर ये कर रहे होंगे, इधर जो है इमरान खान साहब सड़कों पे निकले होंगे। तो मुझे बताएं, ये बताएं कि इसी दौरान गिरफ्तारियां भी हो रही होंगी, हो रही होंगी। अच्छा। और इसी कुछ शख्सियात के बारे में ये है कि जी उनको गिरफ्तार करना है आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, पीटीआई की शख्सियात को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन्होंने करप्शन की और मेगा करप्शन की, और इमरान खान साहब को इल्म है या नहीं है, लेकिन गिरफ्तारियां, लेकिन जो गिरफ्तारियां होंगी तो वो पीटीआई के उसमें मिक्स हो जाएंगे। और उधर से नौजवान कह रहे हैं, या बाकी जो इमरान खान साहब के और पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, ये बंदे को हमारे बंदे को निकाल कैसे दिया है 4.5 साल के बाद? उनके समझ में नहीं आ रही, पूरी दुनिया में उनके समझ में आई नहीं रही बात कि हमारे बंदे को निकाल के किन लोगों को लाके बिठा दिया है। मतलब ये कैसे लोग हैं? अभी तो हुआ था कि अभी तो 3-4 साल पहले ही तो इनके बारे में सारे केसेस बनाए थे, और किसने बनाए थे? एस्टेब्लिशमेंट और अदारों ने बनाए थे ना। तो 2-3 साल के बाद वही अदारे उनको साफ कर, तो ये हजम नहीं हो रहा लोगों को कि ये कौन सी ड्राई क्लीन मशीन है, ये कहां लगी, कब लगी, कैसे इसका बटन ऑन ऑफ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ वो। अब मसला ये है कि वो तो इमरान खान साहब लाए, अब हुकूमत चाहती है स्टेबिलिटी आए, लेकिन इमरान खान साहब तुले हुए हैं कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा, हम नहीं तो तुम भी नहीं, हम जाएंगे तो तुम भी जाओगे। यानी वो शेख रशीद साहब इस बात पे हैं कि जी जो भी कुछ हो जाए, मतलब है कि अगर हमने नहीं रहना तो इन्होंने नहीं रहना, इनको भी नहीं हम चलने देंगे। शेख रशीद साहब ने पहले बात की थी कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान कॉल ना दे, और कॉल ना जाए, कॉल ना जाने से पहले मामला समझ जाए, लेकिन 2-3-4 वाकयात और दरमियान में पेश आए, और भी मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन जल्द क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में हुकूमत जो है, हुकूमत का ये कहना है कि हम पहले स्टेबिलिटी तो लाएं, हम लोगों को डिलीवर करें, हम जरा सांस तो लें। मतलब शहबाज शरीफ साहब जरा बैठ के जरा पूरी मईशत और खारजा पॉलिसी थोड़ा सा ठीक ठाक करके कुछ अर्सा हमें मिले, मतलब कहाँ से हमने ऑयल लेना है, कहाँ से हमने गैस मंगवानी है, कहाँ से हमने दुनिया, वो कर करा के हम स्टेबल हों तो हम इलेक्शन की तरफ जाएं। ये तो फौरी तौर पे सारा का सारा रौला उनके सर पड़ गया है कि भाई पैसे भी नहीं है, और आईएमएफ भी सर पे बैठ गई आके, और इधर और उधर, मतलब और इत्तेहादी भी है, कोई उधर नाराज हो जाता है, उधर नाराज हो जाता है। अच्छा, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा और मोनस इलाही वापस आ जाएंगे, मतलब मोनस इलाही तो खैर उधर ही हैं, लेकिन कहते हैं तारिक बशीर चीमा वापस आ जाएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग काफ के उधर गए हुए हैं, कई लोग पीटीआई के उधर गए हुए हैं, किसी को किसी पे एतबार नहीं। चौधरी सालिक साहब का नाम लिया मैंने, आपसे कहा ना कि किसी को किसी के ऊपर एतबार है ही नहीं कि कौन सा शख्स कहां हवा के जैसे नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये वफादारी बहुत ही तेज बदलना शुरू हुई है। एक वक्त हुआ करता था, वफादारी कौन सी, एक हुकूमत हो, पैसा ताकत, वफादारी छोड़ दें, वफादारी रहने दें। वफादारी तो मेरे ख्याल से एक जानवर होता है, उसमें भी नहीं बची। ये वफादारी का खेल नहीं है, ये पैसे और ताकत का खेल है सारा। ये तो कहते तो अवाम भी पागल तो नहीं है ना, अवाम को भी पता है कि क्या खेल हो रहे हैं ऊपर ताकत के। लोगों को अब आज की दुनिया में आप बेवकूफ बनाएंगे जी, वो जमीर जाग गया तो वफादारी बदल गई, तो ये हो गया तो वो, ऐसे तमाशेबाजी तो ये पहले चलती थी। तो बात ये है कि अब इस पूरी ये पावर गेम है सारा। यहां पर शहबाज शरीफ साहब, अच्छा नवाज शरीफ साहब खामोश है, अब आप नोट करें, नवाज शरीफ साहब खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने। फिर सऊदी अरब आना था, पासपोर्ट इशू हो गया, जल्दी हल्ला गुल्ला हंगामा, अब वो खामोशी होकर तमाशा देख रहे हैं कि ये कहां जाते हैं मामला सारे। उन्होंने भी देखें, असल जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो नवाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब के बगैर, अब ये जो सऊदी अरब का दौरा हुआ है तो उसमें बिग बी तो नहीं था ना, बिग बी यानी बिग ब्रदर, ठीक है, तो बिग बी की एब्सेंस तो वहां महसूस हुई ना। अगर बिग बी होता तो बादशाह से मिलता, क्या मामला तो और होते, मामला तो और होते। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी देखें ना, नवाज शरीफ साहब का तो एक मुख्तलिफ है ना, अब बिग भी नहीं है
तो बिग बी की मौजूदगी में लेकिन डॉक्टर साहब फैसले तो अब भी नजरिया तो वही है, उन्हीं का है, नहीं, मशवरे नजरिया तो उन्हीं से करते हैं नजरिया तो शहबाज है, शरीफ लेकिन साहब। नवाज शरीफ साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम रहे हैं ना पहले मामला, शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आला रहे वजीर हैं। आला है। ये जो वजीर आजम का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपने खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी और मतलब तो हर लेवल पे वो करते रहे पहले शहबाज शरीफ साहब भी, लेकिन वो भाई उनके साथ रहे। अब मसला ये है कि अब सारा का सारा बजट अब बना कौन रहा है? इसहाक डार साहब बाहर मौजूद हैं, वो वापस आ नहीं रहे, लेकिन वो यकीनन मिफ्ता इस्माइल साहब को गाइड करेंगे। वो कोई स्काइप के ऊपर या किसी और इस तरीके से वो आएंगे, या वो मुल्क उनको आ जाना चाहिए। लेकिन असल तो इसहाक डार साहब गाइड कर रहे हैं ना मिफ्ता इस्माइल साहब को, भाई कैसे मिफ्ता इस्माइल से किस मुल्क से कैसे बात करनी है, कैसे बजट लाना है, मतलब वो रुपया को कहाँ लेके जाना है, डॉलर का। तो ये जो एक 12 मसाले की चाट टाइप चीज बनी है ना, अब ये तो कुछ टेक ऑफ नहीं कर पा रही। और इत्तेहादियों से जो उम्मीद थी मादरत के साथ कि इत्तेहादी भी जरा हौलात रखेंगे, कोई मावन खसूसी बन गया, कोई मावन खसूसी का मावन खसूसी बन गया, कोई मुशीर बन गया, कोई मुशीर। अब ये 40,000 थे पंजाब में, ये क्या तुक है? और दूसरी बात मुझे बताएं, मतलब अल्लाह ताला ये करम करे जो सऊदी अरब में पेश आया वाकया, अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए सब जो जिन लोगों ने गलती की, जो नारेबाजी की, सब कुछ किया। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ से क्या दुनिया भर से, पाकिस्तान का जिक्र ना करें, ये लूट खसूट के मुल्कों को अपने अपने रहनुमा, सारे मुल्कों के, तो पाकिस्तान का ये किस मुंह से चले जाते हैं? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? मैं किसी स्पेसिफिक लेके यानी सारे, यानी वो आप उधर से ईदी अमीन आ जाता था, कभी उधर त्यूनिस से वो आ जाता, हुस्नी मुबारक आ जाता था, उधर से वो आ जाता था, उधर से कदाफी के बेटों के पैसे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे हरम शरीफ के अंदर, सबके लिए दरवाजे खुलते थे। तो ये मसला ये है कि ये कोई, और जो अल्लाह के महबूब खास बंदे हैं वो आपको कहीं गलियों मोहल्लों सड़कों पे आपको कहीं खामोशी से चलते फिरते नजर आएंगे। और ये इतना बड़ा, इतने सारे 7 स्टार होटल, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं छतों पे, होटल्स के बड़े बड़े, अजीब मामला। तो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए। लेकिन इशू यहां पे ये भी तो आता है ना कि आप जरा देखें ना, पिछले कई सौ साल की आप इस्लाम की तारीख उठा के देखें तो जब खिलाफतें थी जो कि मलूकियतें थी बुनियादी तौर पे, एक से एक अजब शख्स था। तो वो जो है वो अब अल्लाह ताला और ये तो बड़ी बदमज़गी हुई है, इसका तो एक्शन सऊदी अरब ने लिया, होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि मतलब ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता कि मुशर्रफ साहब के दौर में इतने लोग चले गए तो जवाहर के दौर में इतने लोग चले गए, तो भुट्टो साहब के दौर में इतने चले गए तो मतलब सऊदी अरब चले गए तो बड़ा, ऐसा नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। मतलब या तो ज़कात के पैसों पे हज हुआ है, आपको पता है, ज़कात के पैसे खा गए जो लोगों ने, ज़कात के पैसे खा गए सरकारी वैसे, और हज हो रहा है उसके ऊपर, ज़कात के पैसों के ऊपर और फितरे के पैसों के ऊपर। तो बात यह है कि ये अल्लाह ताला इबादत और हमारे गुनाह माफ फरमाए, वापस आके स्टेबिलिटी आए किसी तरह। शहबाज शरीफ साहब के और मेरा बस नहीं चल रहा, इनकी आपस में किसी तरह मुलाकात हो जाए, सब लोग आपस में बैठ जाएं। शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान, वो क्या उन्हें नाम रख दिए, अब देखे ना ये इमरान खान साहब, वो कहते हैं न्याजी, ये कहते हैं, तो ये इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा देखें, इतना तनाव अच्छा नहीं होता, इतना तनाव अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको बैठना होता है सबको, वरना तो सड़कों पे फैसले, लोग निकल रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब का धमकिया में इस खत को तहकीकात के लिए सदर और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, ये मामला भी अभी तक दबा नहीं है डॉक्टर साहब, ये भी कभी ना कभी खुल सकता है, क्या आप समझते हैं ऐसा होगा? नहीं, ये तो सारे के सारे मामला जो हैं, ये बहुत सारे मामला बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं, हमारे एक बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे होके गए हैं अमेरिकन एम्बेसडर, और अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं ये पाकिस्तान में रहे, रिचर्ड ऑल्सन, सही, और पाकिस्तान में भी रहे और यूएई में भी रहे। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी मैं चाहता हूं कि इसको ज़रा मैं देखूं। और ये उसके बाद पाकिस्तान में रहे और फिर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को देखते रहे, ये यूएई में भी रहे, और बड़े ज़बरदस्त एक कई साल तक जो है ये इन्होंने काम किया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट में। और 2016 में ये पाकिस्तान से चले गए, और उसके बाद जो है ये
2017 में ये हुआ कि सऊदी अरेबिया और यूएई, ये मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ये ख्याल रखेंगे मैं जो बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। सऊदी अरेबिया, यूएई और गल्फ कंट्रीज ने 2017 में कतर के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ लिए। अच्छा, अब जनाब खबर ये आई है कि इनके ऊपर लॉबिंग, इलीगल लॉबिंग रिचर्ड ऑल्सन पे और इलीगल लॉबिंग और हाइडिंग गिफ्ट्स का वहाँ पे इनको गिल्टी करार दे के वहाँ पर इन पे मुकदमात वगैरह का आगाज़ हो रहा है। और कहा ही जा रहा है कि इन्होंने कभी कतर के फॉरेन एजेंट के तौर पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन कतर के लिए लॉबिंग इन्होंने की। और फिर उसके बाद जब ये कतर का टूटा था ना, ताल्लुकात ख़त्म, अब देखिए कतर सऊदी अरब एक हो गए, सऊदी अरब और तुर्की भी एक हो गए। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि जब ये फटे पड़ रहे थे इनके आपस में मुख्तलिफ बिरादर मुल्कों के, तो कई लोगों ने बीच में खूब काम दिखाया कि हम तुम्हारी लॉबी करते हैं, हम तुम्हारी लॉबी करते हैं। और इसमें जो है वो एक और शख्सियत जिसका जिक्र, जो 12 साल की सज़ा काट रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेसमैन, उनके साथ भी उन्होंने भी इसमें अपने हाथ धोए बहती गंगा में। और उनका जिक्र, जो लोग ये प्रोग्राम देखते हैं काफ़ी अरसे से, उनको इल्म होगा यकीनन इस बात का कि मैं ये नाम प्रोग्राम में कई दफ़ा ले चुका हूँ और इनका नाम लेने की वजह से मौसूफ को मैं कुछ भुगत भी चुका हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ज़बरदस्त पावर कॉरिडोर्स में थे और उन्होंने खूब, जितनी ये नहीं रिचर्ड ऑल्सन नहीं बल्कि जो दूसरे मौसूफ हैं, वो दूसरे मौसूफ है इमाद ज़ुबैरी। इमाद ज़ुबैरी साहब 12 साल की सज़ा काट रहे हैं वहाँ पे इलीगल ये लॉबिंग शॉबिंग करने के चक्कर में। लोग जितने फ़ोन वो खड़का सकते थे ना अमेरिका से, जब मैंने ये इमाद ज़ुबैरी साहब के साथ, ओहो, ये बाइडेन, मैं कहता हूँ ट्रंप इंतज़ामिया, बाइडेन इंतज़ामिया, जितने केसेस जितने ये कर सकते थे ना, इन्होंने वो काम किया। क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से नाम ही एक बंदा लेता था इनका, वो था डॉक्टर शाहिद इमाद ज़ुबैर। मैं पीछे लगा था, मैंने भी इसको 12 साल के फिकवा के आए हूँ अंदर, ठीक है। ये 12 साल की कैद काट रहा है जवान का बच्चा, और उसके बाद जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में, और ये वहाँ पे लॉबिंग शॉबिंग इधर उधर करके हाई बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रही है। बाइडेन के साथ तस्वीर, ये जेल में पड़ा हुआ है सर, ठीक है, इलीगल लॉबिंग। हाँ, ये जेल में मौसूफ पड़े हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया ना, क्योंकि दुनिया में आवाज ही उठती थी ये श्रीलंका इलीगल लॉबिंग, इलीगल लॉबिंग, इनके झाड़ू फिर गया, जबरदस्त, टोटल जबरदस्त। मैं भी एक एक करके छोटे छोटे चूहे पकड़ता रहता हूँ ना। एनीवे, तो अब रिचर्ड ऑल्सन का नाम आना मेरे लिए बड़ी अजब सी बात है कि रिचर्ड ऑल्सन जो है वो तो एक बड़ा नाम है, और एफ पाक को उन्होंने डील किया, और हम ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ दिन पहले एक वेबिनार में मैं उनके साथ गपशप ही लग रही थी, तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। ये उम्मीद करते हैं कि गलत साबित होगा, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में भी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन गलत साबित होगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी, हमने रिपोर्ट कोट कर दी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये बाहर खेल किस तरह से होता है। बाहर जो खेल है ना, बाहर का खेल के जी इसको पकड़ लो, उसको तोहफे दे दो, उसको कर लो, इधर लॉबिंग कर लो, ये कर लो, फलां, बड़े बड़े मुल्कों में वो फॉलो करते रहते हैं। खास मरले पे जाके जो है वो कुछ लोग तो बच के निकल जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी ऐसे मैं रिटायर हो जाऊंगा तो यहाँ पे $3 लाख की पता नहीं कितनी नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलां करूंगा, आगे करूंगा, तो लॉबिंग वो तो एनीवे, अब ये एक अजीब सी बात है, लेकिन जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे दोहराई, क्योंकि उसकी वजह है कि माजी में ऐसा होता रहा है। माजी में एक तो प्रॉपर लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं पॉलिटिशियंस ने पूरी दुनिया के, कि वहां पर वाशिंगटन डीसी में लॉबिंग करें, और एक फिर ये इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानियों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी पकड़ा है। तो लॉबिंग होती है, ये इलीगल से क्या? नहीं, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है ना एक फॉरेन एजेंट के तौर पे, कि आप वहां पे लॉबिंग करें। लॉबी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है केस स्ट्रीट पे, कि आप एक लॉबिंग फर्म है, लॉबी कर रहे हैं, कौन से क्लाइंट है। लेकिन ये कि यार उसको दे दो पैसे, वो आगे उससे बात करा देगा, उससे बात करा देगा, नहीं, पर्सनल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां किसी की कंप्लेंट हो जाए तो कितने पावरफुल शख्स ना उसके अंदर हो जाता है। तो ये अब मसला ये है कि ये जो मौजूदा काबीना, या उससे पहले हमारे हुक्मरान, या उससे पहले हुक्मरान, या इवन इमरान खान साहब के भी कई दोस्त है वो दाएं बाएं आगे पीछे क्या करते रहे हैं, वो आने वाले दिनों में चीजें खुलेंगी। ये इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के पीछे तो निकलने लगी है बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक, इसीलिए उन्होंने अर्ली कॉल दी है। इस कॉल को डिले किया जा रहा था, एक बात कही जा रही थी कि बस मई के आखिर में, लेकिन आज उन्होंने वो अनाउंस कर दिया कि मैं आखिरी हफ्ते में कॉल दूंगा, और साथ ही वो शेख रशीद साहब भी आ गए, साथ ही बाकी लोग। अब इस अरसे में क्या होगा? नंबर 1, गिरफ्तारियां होंगी। गिरफ्तारियां इसमें इसलिए होंगी कि अगर एक तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर गिरफ्तारियां होंगी, करप्शन स्कैंडल्स पे गिरफ्तारियां होंगी, दूसरा ये हुकूमत इसमें सकिन हो गई।
हुकूमत सकीन इसमें हो गई। देखिए एहसन इकबाल अपने सी पैक के ऊपर लगे हुए थे, बाकी जो है वो मिफ्ता इस्माइल बजट लेकर आ रहे थे, मुश्किल तरीन बजट लेकर आ रहे थे। साथ ही ये नैब खत्म करने का किस्सा कहीं से चल पड़ा। साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से प्रेशर आ गया, इमरान खान साहब कहते हैं इस्तीफा दें, उन्होंने जनाब कहा कि हम हदबंदियां कराएंगे और 1.5 साल तक इलेक्शन। तो ये सारे देखें अदारों को, शख्सियात को, सबको ये देखना है कि पाकिस्तानी नीचे पाकिस्तानी की जिंदगी कहां खज्जल ख्वार हो रहे हैं, उनकी लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी। अगर कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है तो उसको बताएं, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। भाई अगर हमने मिसाल के तौर पे सब्सिडीज देना नहीं बनता तो सब्सिडी ना दें, लेकिन बताएं तो सही ना, लोग समझ जाएंगे उस बात को। इतना कर्जा था, ऐसे था, यूं था, लेकिन अब वो सारा का सारा चूंकि एक ही वक्त में आ रहा है, तो मेरा ख्याल से इस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा कि बस होता है ना, नामंजूर करके उन्होंने सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया और फौरन ही कर दिया चांद रात से ही। अल्लाह करे कि ये जो देखें जब नौजवान निकलते हैं, लोग निकलते हैं शॉपिंग के लिए, बच्चों को लेके कोई मतलब बाहर निकले हुए चांद, अब इसमें दरमियान में कौन से लोग पीटीआई के हैं, कौन से लोग नहीं हैं, कौन सा मजमा जमा हुआ है, ये लॉ एंड ऑर्डर इमरान खान साहब का भी काम है देखना अपनी कि उनके कोई कारकुन अपने उनके लोग झंडे लेके ना निकले और कोई तीसरी पावर्स ना यूज करें। और ये जो है ये हुकूमत के ऊपर भी है कि जी हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है, लेकिन उसके साथ ही ये भी ना हो कि एक्सेसिव फोर्स यूज हो जाए। तो मेरे ख्याल है कि ये आने वाले दिन काश हम आपस में बैठ के बतौर पाकिस्तानी हम किस तरह बैठ के कुछ बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उनको हम तय करें। पहला मसला तो मईशत का है, मईशत मईशत उसी वक्त ठीक होगी सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फिर अदालत इसमें आ गई, फिर इसमें अदालत आएगी दोबारा। देखिए अदालतों को बार बार आना पड़ा है, खिंच रही है मामला ठीक, हाँ ये प्रोलॉन्ग हो गए शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन बिटरनेस की तरफ जा रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।